हेलो दोस्तों, आज की कहानी का नाम है द बेट्टा मुगलम मैन ईटर। ये केनेथ एंडरसन की कहानी है। दोस्तों, केनेथ एंडरसन की और भी कहानियाँ चैनल पर मौजूद हैं। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। अब केनेथ एंडरसन कहते हैं कि कई साल पुरानी बात है। एक ब्रिटिश अधिकारी थे जिन्हें कलेक्टर कहा जाता है और वो रिटायर्ड हो चुके थे। उन्होंने अपनी रिटायरमेंट के बाद सालेम डिस्ट्रिक्ट के गोथेरायन माउंटेन रेंजेस के उत्तरी ढलानों पर 300 एकड़ ज़मीन खुद के लिए खरीदी। उस ज़मीन पर उन्होंने खुद के लिए एक लाजवाब बंगला बनवाया जो कि पत्थरों से बना हुआ था, ठीक किसी महल की तरह। अब ये आदमी जंगल से बहुत प्यार करता था, तो इसने मज़दूरों की एक पूरी फ़ौज लगवाई जंगल से लेंटाना की सफाई करवाने के लिए। और कुछ ही समय में उसने ये कर भी दिखाया। उसने अपनी इस 300 एकड़ की स्टेट से लेंटाना की सफाई करवा दी, जो कि उस वक्त दक्षिण भारत को अपने कब्ज़े में ले रही थी। अब दोस्तों, लेंटाना उस वक्त ही नहीं, आज तो और भी ज़्यादा बड़ी मुसीबत बन चुकी है। हम सब जानते हैं कि हर जगह, हर शहर और हर गांव में आपको लेंटाना की झाड़ियां मिल जाएंगी जो कि किसी मतलब की नहीं होती। और समय समय पर फॉरेस्ट वालों के द्वारा इसको हटाने के अभियान भी चलाए जाते हैं। उसके बाद भी इससे छुटकारा नहीं मिल पा रहा है। लेकिन वापस लौटते हैं उस रिटायर्ड ब्रिटिश कलेक्टर और उसकी 300 एकड़ ज़मीन पर। इस व्यक्ति ने अपने इलाके के नाम पर अपनी इस स्टेट का नाम रखा था, जिसका नाम था द बेट्टा मुगलम स्टेट। और इसने जो बंगला बनाया था पत्थरों से, उसका नाम इसने रखा था जंगली कैसल। अब तेज़ी से हुई इस लेंटाना की सफाई से जंगल फिर से एक बार अपने असली स्वरूप में आ चुका था। अब पेड़ों के बीच की जगह खाली हो गई थी और यहाँ पर उग आई थी प्राकृतिक घास। और घास ने अट्रैक्ट किया जंगली जानवरों को, यानी कि बाइसन को और स्पॉटेड डियर, सांबर, इस तरह के जानवरों को। अब इन जानवरों ने अट्रैक्ट किया बाघ और तेंदुओं को और जंगली कुत्तों को भी। अब फिर परिस्थितियां बदल गईं और वक्त ने फिर एक बार करवट ली। अब इस व्यक्ति का देहांत हो गया। इसके बाद इस बेट्टा मुगलम स्टेट को एक एंग्लो इंडियन परिवार ने खरीदा। अब इस फैमिली के पास इतने साधन नहीं थे कि ये उस तरह से इस स्टेट को मेंटेन कर पाएं। अब इन लोगों के रहते हुए ही वहाँ फिर से लेंटाना उगना शुरू हो गई। अब जब लेंटाना उगना शुरू हो गई तो यहाँ से हर्बीवोरस जानवर कम होने शुरू हो गए। अब यहाँ हिरण भी कम हो गए और बाइसन भी। लेकिन जो कार्निवोरस जानवर थे वो अभी भी यहाँ पर बने रहे, लेकिन अब वो और भी ज़्यादा भूखे थे। फिर अपनी बारी आने पर इस एंग्लो इंडियन दंपत्ति की भी मौत हो गई। वक्त के साथ साथ फिर इनका कोई वंशज भी सामने नहीं आया और किसी ने भी ये प्रॉपर्टी क्लेम नहीं की। और धीरे धीरे जंगली कैसल और बेट्टा मुगलम स्टेट अब बदहाली के शिकार हो गए। अब आसपास के गांव वाले चांदनी रातों में आते और कटे हुए ग्रेनाइट के पत्थर जंगली कैसल से चोरी कर करके ले जाते। इन पत्थरों को हासिल करने के लिए ये गांव वाले दीवारें तक गिरा देते और इस तरह से उन्हें अपनी झोपड़ियों की दीवारें बनाने के लिए एक बढ़िया क्वालिटी का पत्थर मिल रहा था। अब इस समय तक बाइसन पूरी तरह से इस इलाके को छोड़कर जा चुके थे। सिर्फ बचे थे तो कुछ इक्के दुक्के हिरण, वो भी धीरे धीरे पलायन कर रहे थे इस इलाके से। और इनके पीछे यहाँ के कार्निवोरस जानवर यानी बाघ और तेंदुए भी ये इलाके को छोड़ चुके थे। अब पीछे बचे हुए थे तो सिर्फ जंगली मुर्गे, क्योंकि लेंटाना की झाड़ियों के बीच में जंगली मुर्गे बहुत मज़े से रहते हैं। कभी कभार भूले भटके से कोई बाघ या तेंदुआ इस इलाके से गुजरता अपने शिकार की तलाश में, लेकिन वो खाली हाथ ही लौटता, क्योंकि इस इलाके में अब उसके लिए खाना नहीं बचा था। अब एक गांव था आयूर, जो इस स्टेट से 4 मील की दूरी पर था, जहां एक 25 साल का लड़का रहता था जिसका नाम था गुरुप्पा। अब अपनी हैसियत के हिसाब से गुरुप्पा की शादी में काफ़ी देरी हो चुकी थी, क्योंकि आम तौर पर इस इलाके में लड़कों की शादी 17 से 18 साल में हो जाया करती है।
लेकिन गुरुप्पा अब 25 का हो गया था। अब गुरुप्पा का पिता अपनी गरीबी के कारण गुरुप्पा की शादी नहीं करवा पाया था। अब गुरुप्पा भी गरीब था, उसका पिता भी गरीब था और उसका दादा भी गरीब था, और कोई भी व्यक्ति इतने ज़्यादा गरीब व्यक्ति को अपनी बेटी का हाथ नहीं देना चाहता था। लेकिन आखिरकार उसकी एक जगह शादी पक्की हो गई। ये लड़की एक कान से बहरी थी और बचपन से ही लंगड़ा कर भी चलती थी। अब जाहिर सी बात है कि इन्हीं कमियों की वजह से उस लड़की के माता पिता इस लड़की की शादी गुरुप्पा के साथ करवाने के लिए राज़ी हो गए थे, जो कि हद से ज़्यादा गरीब था। अब जैसे तैसे उसका रिश्ता हुआ तो एक दूसरी समस्या सामने आ गई। अब उसके पास रहने के लिए घर नहीं था। अब उसके पिता ने वो झोपड़ी भी बेच दी थी जिसमें वो रहा करते थे। अब उन दोनों बाप बेटों के पास कोई घर नहीं था। अब भले ही रिश्ता जुड़ गया हो, लेकिन शादी तो तभी होती जब गुरुप्पा के पास खुद की एक छत होती। अब गुरुप्पा ने अपने लिए एक घर बनाने का फैसला किया। हालांकि उसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन जंगली कैसल में अभी काफ़ी सारे पत्थर बाकी थे। हाँ, लेकिन उनमें से सबसे अच्छे पत्थर पहले ही चोरी हो चुके थे। अब गुरुप्पा ने चांदनी रात का इंतज़ार नहीं किया। वो सीधे गांव के मुखिया के पास गया और उससे बैलगाड़ी उधार मांगी, जिसके बदले में जब मुखिया की फसल की कटाई होती तो गुरुप्पा फ्री में मजदूरी करता उसके खेत में। और उसके इस ऑफर से मुखिया राज़ी भी हो गया उसे अपनी बैलगाड़ी उधार देने के लिए। अब एंडरसन कहते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति गैर कानूनी काम करने निकलता है तो उसका सुरक्षित रहना इस बात पर निर्भर करता है कि वहाँ कोई गवाह ना हो, और गुरुप्पा ये बात जानता था। इसीलिए वो दोपहर का खाना खाने के बाद ही जंगली कैसल के लिए रवाना हो गया। अब उसका इरादा था फटाफट वो पत्थर इकट्ठा करे और शाम होने से पहले ही वापस लौट आए। लेकिन अब जैसा कि उसे पता लग रहा था कि अकेले काम करना कमर तोड़ देने वाला होता है, अब वो अपने साथ बैलगाड़ी और एक सब्बल लाया था, और उस सब्बल से गिरती हुई दीवारों के बीच में से पत्थर को निकालना और उस बड़े भारी पत्थर को उठाकर बैलगाड़ी में लादना एक बहुत मेहनत भरा काम था, जिसमें बहुत समय लग रहा था। अब इस काम को करने के लिए गुरुप्पा को बीच बीच में आराम भी करना पड़ रहा था। अब अंधेरा हो रहा था और सूरज पश्चिम की पहाड़ियों के पीछे छिप रहा था, और गुरुप्पा ने फैसला किया कि आज के हिसाब से इतने पत्थर ही वो ले जा पाएगा गांव तक। तो उसने बैलगाड़ी में एक लोड भरकर वापस ले जाने का फैसला किया, ताकि अगले दिन वो किसी और की बैलगाड़ी उधार मांगकर यहाँ फिर से आएगा और एक लोड और ले जाएगा। इसीलिए उसने बैलगाड़ी के दोनों बैलों को बांस के एक टुकड़े से पीटा। वो बेचारे दुबले पतले थे और उदासी भरी निगाहों से वो घर की तरफ बढ़ने लगे। और वो बैल उदास इसीलिए थे क्योंकि इस अजनबी आदमी ने, जो कि उनका मालिक नहीं था, उन्हें दिन भर खाना पीना देने की भी जहमत नहीं उठाई थी। अब बैलगाड़ी आगे आगे चल रही थी और गुरुप्पा बैलगाड़ी के पीछे। अब चारों तरफ एकदम शांति थी और किसी तरह की कोई भी आवाज़ गुरुप्पा ने नहीं सुनी। अब उसका इंतज़ार कर रहा एक टाइगर झाड़ियों में छिपकर बैठा हुआ था। अब या तो वो घायल था या फिर भूख से इतना कमज़ोर हो चुका था कि उसे अब और शिकार करने में बहुत मेहनत लगने वाली थी। तो अब वो ढूंढ रहा था आसान शिकार, और उसी बीच गुरुप्पा उन झाड़ियों के सामने से गुज़र रहा था, बैलगाड़ी के पीछे चलता हुआ। अब जाहिर सी बात है कि उस वक्त तक वो टाइगर आदमखोर नहीं था, क्योंकि सालों से इस इलाके में किसी टाइगर ने इंसान को नहीं मारा था। अब ये बैल अपनी बैलगाड़ी को घसीटते हुए एक ऐसे बबूल के पेड़ के पास से निकले जिसके नीचे मौजूद थी घनी लेंटाना की झाड़ियाँ, और उन्हीं लेंटाना के अंदर बैठा हुआ था छिपकर वो टाइगर। अब एंडरसन कहते हैं कि वो टाइगर ज़रूर उन झाड़ियों से ही गुरुप्पा के ऊपर झपटा होगा, क्योंकि जब 24 घंटे बाद मैं मौकाए वारदात पर पहुंचा फॉरेस्ट गार्ड और पुलिस वालों के साथ, तब वो झाड़ियाँ दबी हुई थीं और साफ लग रहा था कि यहीं से वो टाइगर गुरुप्पा के ऊपर झपटा था। अब गुरुप्पा को शायद पता ही नहीं लगा था कि उसके साथ हो क्या रहा है, जब तक कि वो उस टाइगर के जबड़ों में नहीं पहुंच गया।
और फिर वो दर्द के मारे ज़ोर ज़ोर से चीखा होगा, जिसकी वजह से डर कर बैल भाग गए। अब बैल पत्थरों से लदी हुई गाड़ी को लेकर ज़्यादा दूर भाग नहीं पाए। जब वो भाग रहे थे तो ढलान वाला एक रास्ता आया जिसमें एक हेयर पिन बैंड था, एक तीखा मोड़। जैसे ही गाड़ी तेज़ी से इस मोड़ पर पहुंची, मोड़ मुड़ते ही वो गाड़ी नीचे खाई में गिर गई और गाड़ी के साथ बंधे बंधे वो दोनों बैल भी नीचे गिर गए। अब बैलगाड़ियों के साथ ही अक्सर चमत्कार हो जाते हैं, क्योंकि बैलगाड़ी तो पूरी तरह से तहस नहस हो चुकी थी, लेकिन उन दोनों बैलों को खरोच तक नहीं आई थी। क्योंकि बैलगाड़ी जब नीचे गिरी थी तो उसका योक यानी उसका जुआ टूट गया था, जिससे बैल बंधे होते हैं। और आज़ाद होने के बाद वो बैल उजाले का इंतज़ार करते हुए एक कोने में सहमे हुए खड़े थे। और जब दूसरे दिन का सूरज निकला तो वो गांव का रास्ता ढूंढकर अपने घर पहुंचने में कामयाब भी हो गए। अब आयूर गांव से सटा हुआ एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एक स्कूल है, जहां पर अधिकारियों का प्रशिक्षण भी होता है। और इस स्कूल में 2 या 3 फॉरेस्ट गार्ड भी तैनात रहते हैं। अब बिना बैलगाड़ी के लौटे हुए उन दोनों बैलों को देखकर गांव का प्रधान घबरा गया और उसने मान लिया कि शायद हाथी का हमला हुआ है, जिसने गाड़ी तहस नहस कर दी है और गुरुप्पा को मार डाला है। अब वो गांव का मुखिया फॉरेस्ट के रेंज ऑफिसर के पास आया और उससे एक सर्च पार्टी बनाकर उसकी बैलगाड़ी और गुरुप्पा को ढूंढने के लिए वो आग्रह करने लगा। अब इजाज़त तो आसानी से मिल गई थी, लेकिन जाने को ज़्यादा लोग तैयार नहीं थे। लेकिन बड़ी मुश्किल से 4-5 लोग अपनी सेवाएं देने के लिए राज़ी हुए, लेकिन तब तक शाम हो चुकी थी, क्योंकि दिन के उजाले में भी इंसान को मारने वाले जंगली हाथी का सामना करने की हिम्मत किसी में भी नहीं थी। तो अंधेरे में जाने की तो छोड़ ही दीजिए। अब ये रात तो उस मुखिया ने गुरुप्पा को कोसते हुए ही बिताई होगी। अब अगले दिन सुबह जल्दी ही ये खोजी दल यानी ये सर्च पार्टी निकल पड़ी और ज़्यादा वक्त नहीं लगा इन्हें उस खाई में बैलगाड़ी को ढूंढने में। अभी भी हाथी को कसूरवार मानते हुए गांव वालों ने उल्टे कदमों का पीछा किया और जल्द ही उन्हें गुरुप्पा के गायब होने की असली वजह का पता चल गया, क्योंकि उन्हें हाथी के पैरों के निशान तो नहीं मिले, लेकिन उन्हें टाइगर के पग मार्क्स मिले। वहाँ खून के निशान थे, घसीटे जाने के भी निशान थे और टाइगर के पंजों के निशान भी थे। अब बिना किसी डाउट के ये सर्च पार्टी आयूर वापस लौट आई, क्योंकि अब कोई शक नहीं था कि गुरुप्पा को टाइगर ने खा लिया है और अब उसे ढूंढने का कोई मतलब भी नहीं है। अब एंडरसन कहते हैं कि उसी दिन इत्तेफाक से मैं सिवानीपल्ली में कैंपिंग कर रहा था। अब सिवानीपल्ली एक छोटा सा गांव है जो आयूर से पश्चिम दिशा की तरफ 5 मील की दूरी पर है। ये मेरी एक पसंदीदा जगह है और बेंगलोर से सिर्फ 50 मील से थोड़ी सी ज़्यादा दूर होने की वजह से अक्सर मैं वीकेंड पे यहाँ आया करता हूँ। अब एंडरसन कहते हैं कि इसी जगह पर उन्होंने एक काला तेंदुआ मारा था, यानी कि ब्लैक पैंथर, जिसकी कहानी उन्होंने अपनी एक दूसरी किताब द ब्लैक पैंथर ऑफ सिवानीपल्ली में लिखी है। अब सिवानीपल्ली का एक फॉरेस्ट गार्ड जो अपने अधिकारी से मिलने आयूर गया हुआ था, वो दोपहर को वापस लौटा और उसने मुझे ये खबर बताई कि एक बदनसीब दूल्हा जिसकी बस शादी होने ही वाली थी, उसे टाइगर खा चुका है। अब एंडरसन कहते हैं कि जल्दी से मैंने अपनी टॉर्च उठाई और कुछ बिस्किट के पैकेट अपनी कोट के जेब में रखे और स्वेटर उठाई और 15 मिनट के अंदर ही आयूर के लिए निकल पड़ा। अब फॉरेस्ट के रेंज ऑफिसर के द्वारा उत्तर में 8 मील दूर स्थित डेंकनीकोट्टा नाम के छोटे शहर तक रिपोर्ट भेज दी गई थी, जहां उनका हेडक्वार्टर था। इसीलिए मेरे पहुंचने के थोड़ी ही देर बाद एक पुलिस वाला अपनी मोटरसाइकिल से अपने पीछे सब इंस्पेक्टर को बैठालकर उस जगह पर पहुंच गया। अब 2 पुलिस अधिकारी, फॉरेस्ट गार्ड का एक दस्ता और मैं खुद उस बबूल के पेड़ के नीचे जा पहुंचे जहां टाइगर ने गुरुप्पा पर हमला किया था। अब एंडरसन कहते हैं कि जैसा कि मैंने कहानी की शुरुआत में बताया कि कैसे बैलगाड़ी को गुरुप्पा लेकर जा रहा था और उसके पीछे वो चल रहा था और फिर टाइगर ने उस पर अटैक किया, उन सब बातों का अंदेशा हमने मौका वारदात को देखकर लगाया था।
क्योंकि उस वक्त गुरूप्पा को देखने वाला कोई गवाह नहीं था। अब एंडरसन कहते हैं कि मजाक करते हुए मैंने उन दोनों पुलिस वालों से कहा कि वो जिन्होंने जंगली कैसल को बनाया था वो रिटायर्ड कलेक्टर अधिकारी, वो अपने जंगली कैसल से पत्थर चोरी करने वालों को ढूंढ ढूंढ कर मार रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो मर चुके हैं तो ये वो नहीं है, यह है उनका भूत। और कमाल की बात है कि एंडरसन कहते हैं कि मेरे इस मजाक को वो लोग सच समझ बैठे और जल्द ही उस इलाके में ये अफवाह भी फैल गई और वहाँ के लोग ये बात मानने लगे कि जंगली कैसल को बनाने वाले उसके पुराने मालिक का भूत जंगली कैसल से पत्थर चोरी करने वालों से अब बदला ले रहा है। और अब गुरूप्पा के जो भी अवशेष बचे थे उसे ढूंढने में किसी की भी दिलचस्पी मुझे दिखाई नहीं दे रही थी। अब जैसा कि मैंने बताया कि इस जगह पर पहुंचने के बाद मुझे खून के निशान और घसीटने के निशान भी मिल गए थे और बाघ के पंजों के निशान भी मिल गए थे और मुझे वो जगह भी मिल गई थी जहां से टाइगर ने घात लगाकर हमला किया था गुरूप्पा के ऊपर। इसके बाद हम लोग लगभग 100 गज तक निशानों का पीछा करते हुए गए। वहां अंदर एक एरोप्लेन का पेड़ लगा हुआ था। इस पेड़ को एरोप्लेन का नाम यहाँ के स्थानीय लोगों ने दिया था क्योंकि ये बहुत अजीबोगरीब तरीके से हवा में अपने बीजों को उड़ाकर दूर दूर तक फैला देता है। इस पेड़ की छांव में घास अभी भी हरी थी और उस हरी घास के बीच में पड़ा हुआ था एक इंसानी हाथ जिसकी 5 उंगलियां फैली हुई थीं। आखिरकार हमें गुरूप्पा मिल गया था, या यूं कहें कि गुरूप्पा का कुछ भाग। अब अजीब बात तो ये थी कि उसके शरीर का ऊपरी हिस्सा काफ़ी हद तक इंटैक्ट था, यानी कि सही सलामत था, और पता नहीं कैसे उसके एक दूसरे हाथ की उंगलियां उसके मुंह में ठुसी हुई थी। उसकी आंखों के सॉकेट खाली थे क्योंकि आंखों को चींटियां खा चुकी थी, लेकिन छाती के नीचे का पूरा हिस्सा गायब था। और क्योंकि गुरूप्पा की ये लाश एरोप्लेन के पेड़ के नीचे पड़ी हुई थी इसलिए गिद्धों की नज़र इस पर पड़ी नहीं थी। अब पूरे इलाके में भयंकर बदबू फैली हुई थी और लाश के आसपास बहुत सारी चींटियां थीं। अब एंडरसन कहते हैं कि पुलिस वालों ने आदेश दे दिया उसके अवशेषों को उठाकर ले जाने के लिए, और मैंने फैसला किया कि थोड़ी बहुत छानबीन करने के बाद मैं भी शिवानीपल्ली वापस निकल जाऊंगा। दोस्तों, अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अब अगले भाग में हम देखेंगे कि क्या वो टाइगर शिवानीपल्ली जाते हुए एंडरसन का पीछा कर रहा था। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। चलते हैं। जय हिंद।